नमस्कार, मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 24 मई की करंट अफेयर कुछ इम्पोर्टेंट हेडलाइंस लेके आया हूं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली न्यूज़, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसी का पड़ोसी देश जो है चीन हालांकि भारत का भी पड़ोसी देश है। तो चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए, जो आकलन एक माना गया कि तीव्रता कितनी थी। तो 7.4 रिएक्टर का जो भूकंप आया था, जिससे कुछ लोगों के हताहत होने की जानकारी कहाँ से है, चीन में। और नेपाल में कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक या भूकंप से। नेपाल से रिलेटेड एक दो न्यूज़ हमने प्रीवियस क्लास पे देखी थी कि नेपाल में अभी हाल में मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया है। वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा है कि हम सितंबर तक दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। और इसके विपक्ष में जो लोग थे उन्होंने ये भी कहा है कि ये गैर कानूनी ढंग है, हम अपनी बहुमत साबित कर रहे हैं लेकिन हमें ये मौका नहीं दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज़ फॉर 12th स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 12th में हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में, उन सभी का लिए गुड न्यूज़ है कि अब सीबीएसई बोर्ड के पेपर जून से कंडक्ट किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है सीबीएसई 12th एग्ज़ाम जून में कंडक्ट किए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड अपने स्टेट का फैसला खुद ले सकता है। यानी अगर हम बात करें कि अगर आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड दूसरा स्टेट बोर्ड है तो वो अपने कर सकता है कि उसे पेपर लेना है या नहीं लेना है, वो अपने हिसाब से ध्यान। लेकिन जो शिक्षा मंत्री की तरफ से सीबीएसई का एक जवाब आया है कि हम 12th का पेपर कंडक्ट करेंगे, 1 जून से इसकी तैयारी स्टार्ट होगी और इससे ज़्यादा और जो इन्फॉर्मेशन है 1 जून को दे दी जाएगी। तो जो 12th के बाद जेई मेंस या नीट की भी तैयारी करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट भी तैयार हो जाएं। तो ये गुड न्यूज़ है। इससे क्या, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके जो अभी तक ये था पेपर होगा या नहीं होगा, तो अब क्लियर हो चुका है कि पेपर होंगे। इसी में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल एंड डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह, स्टेट शिक्षा बोर्ड के सभी अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे, जो कि राजस्थान में कल हुई। 1 जून को शिक्षा मंत्री सीबीएसई 12th एग्ज़ाम के ऊपर विस्तृत जानकारी देंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका यहाँ से नाम कंडक्ट होगा, इसके ऊपर जेई मेट के पेपर होंगे नहीं होंगे, उन सभी के बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम बात करें, एक स्टेट ने 10th एग्ज़ाम के रिजल्ट भी घोषित कर दिए। स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़ और वहाँ के सीएम है मिस्टर भूपेश बघेल। उनका ये कहना है कि हम 12th में भी क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट को पेपर देंगे। 5 दिन का टाइम होगा, 5 दिन के बाद पेपर और कॉपी ला के स्टूडेंट को हमारे यहाँ पे जमा करना होगा। इससे वहाँ पे 12th के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का इसी पैटर्न, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कोरोना की वजह से जून 2020 के हालात, इस समय हमारे देश के 305 तरह के व्यापार हुए नुकसान। यानी अगर हम बात करें कि अगर 2021 में अभी मई चल रहा है और सेम यही हालात हमारे 2020 जून के थे, और इसके चलते इंडिया के 305 ऐसे ट्रेड या व्यापार हैं जो कि प्रॉपर तरीके से नुकसान में हैं, और इसकी वजह से हमारी जीडीपी भी कहीं ना कहीं माइनस पे और ज़्यादा मूव होती जा रही है, जिससे हम फिर से पुराने साल के आसपास ही पहुंच चुके हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोविड के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक ऑनलाइन चिकित्सा सेवाएं चालू की गई हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं चालू की गई हैं यूट्यूब के माध्यम से। 20 मई से नेशनल आयुर्वेदा स्टूडेंट एवं यूथ एसोसिएशन द्वारा इसे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से स्टार्ट किया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि कोविड में ऑनलाइन आयुर्वेदिक मदद प्रोवाइड की गई, तो बिल्कुल प्रोवाइड की गई। और वो कब से स्टार्ट हुआ, तो 20 मई से किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसे स्टार्ट किया गया। आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरिंदर बत्रा लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष चुने गए। नरिंदर बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के सेकंड टाइम अध्यक्ष चुने गए। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा, नरिंदर बत्रा। नेक्स्ट,
बंगाल की खाड़ी में उठा एक नया चक्रवात, चक्रवात का नाम यास रखा गया है। कल की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यास का मतलब क्या होता है, निराशा। अब ये जो नाम है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ओमान के तरफ से इसे दिया गया है और ये बोला गया कि इसका मतलब क्या होता है, निराशा। और इससे ये बताया जा रहा है कि ये आम्फान तूफ़ान जो प्रीवियस ईयर पश्चिम बंगाल उड़ीसा में था उसी से कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी पूरी तैयारी पे लग गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप दे पाएँ। नेक्स्ट, चीन ने कहा है कि तिब्बत में कायम रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व। अगर हम बात करें तो दलाई लामा अपना कोई भी नया उत्तरदायित्व अगर चुनते हैं तो उसको भी चीन से परमिशन लेनी होगी और इसीलिए चीन ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही नेतृत्व रहेगा कहाँ पे, तिब्बत पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। इसके लिए वहां के सीएम 10 साल से कम एज के बच्चों के माता पिता को सबसे पहले अवसर दिए जाएंगे, किससे रिलेटेड, टीका लगाने के लिए। यानी सबसे पहले ये फोकस किया जा रहा है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके बच्चे 10 साल से कम एज के हैं, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा पहले से प्रिकॉशन नहीं दिया गया तो जब लहर आएगी तब हम इन्हें मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले टीका किनको लगाना है, जिनकी बच्चों की एज 10 साल से कम है। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ये प्लान स्टार्ट कर दिया, जिससे काफ़ी कारगर आगे फ्यूचर में साबित होगा। अगर कोरोना की थर्ड लहर आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल माना जा सकता है या कि काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली हेडलाइंस जो आपके लिए है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तेज़ी से बढ़ रही इंश्योरेंस क्लेम करने वाले ग्राहकों की संख्या। अगर हम बात करें, कोरोना महामारी है, कोविड है, तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार भी हो रहे हैं। हर किसी को अपने उस क्लेम के पैसे की बात चाहिए। तो उस पर सबसे पहले स्टेट की अगर बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली, ये सभी क्रम बाई क्रम है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्लेम किए वो महाराष्ट्र में है, सेकंड नंबर गुजरात है, उसके बाद कर्नाटका है, देन तमिलनाडु है, देन उसके बाद दिल्ली है। तो ये सबसे ज़्यादा क्लेम यहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी ने आईओसी को 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने को कहा है। यानी अगर हम बात करें, आईसीसी बोर्ड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट अगर आप शामिल करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट, या ओलंपिक के साथ अगर क्रिकेट होगा तो इसका, क्योंकि जो भारतीय द्वीप है वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिकेट को ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होगा और लोगों को एक और नया पार्ट, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नए इवेंट ओलंपिक में ऐड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, ढाका में चल रहे बांग्लादेश एंड श्रीलंका के बीच के मैच को बांग्लादेश ने जीत लिया है। ढाका में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जो मैच चल रहा था उसको बांग्लादेश ने जीत लिया है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका के जो खिलाड़ी 24 खिलाड़ी थे उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। आगे चल के भारत श्रीलंका दौरा है, यानी भारत की जो टीम है, जो शेखर धवन कैप्टन होंगे उस टीम के, वो टीम कहाँ जाएगी, टीम बी जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहाँ जाएगी, श्रीलंका जाएगी। और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तो श्रीलंका में भी दिक्कत आ सकती है, कि हो सकती है सीरीज पे दिक्कत आ जाए। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक अपडेट। ओलंपिक समिति के वाइस प्रेसिडेंट जॉन कोर्ट ने कहा, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, खेल पूरी तरह सुरक्षित होंगे और सभी एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। जापान के लोगों को इस खेल से सुरक्षित रखा जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टोक्यो में नेक्स्ट 2021 में ओलंपिक होने हैं और उस ओलंपिक की जो तैयारी है वो काफ़ी बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दी गई। जापान ने काफ़ी बड़ा पार्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ओलंपिक की तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत कुछ डेवलप करना पड़ता है। तो जिस भी कंट्री के पास ये मौका आता है वो उसे नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमाने का, या बोला जाए कि अपनी एक छवि इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत करने का मौका होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी टोक्यो ओलंपिक में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन टोक्यो ओलंपिक को
संबोधित करेंगे या बोला जाए इसको इनॉग्रेट करने में वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अगला जो ओलंपिक है 2024 का वो कहाँ होना है, फ्रांस में होना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टोक्यो फ्रांस के जो राष्ट्रपति होंगे वो अगर वो सब कुछ देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने कंट्री में इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी होगा, इसलिए ये वहाँ पे इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन के टाइम पे रहेंगे। नेक्स्ट अगला इम्पोर्टेंट है, अगला विश्व कप 2022 का फीफा फुटबॉल अंडर 17 भारत में खेला जाएगा, जिसकी डेट 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक दी गई है। यानी पहले ये इवेंट 2021 में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये 2022 कर दिया गया है और इसकी डेट दी गई है 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक दी गई है। तो इस पर अभी हाल में ही जो भारतीय फुटबॉल टीम है वो कतर गई हुई है और वहाँ पे वो क्वालिफायर मैचेस हैं, जो कि विश्व कप के लिए भी क्वालिफायर होंगे। अगर वो जीतती है टीम तो वो अगले विश्व कप में भी यहाँ पार्टिसिपेट कर पाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय महिला टीम को क्वारंटाइन में राहत, 10 दिन के बजाय 3 दिन ही क्वारंटाइन किया जाएगा। फीफा विश्व कप 10 दिन के बजाय 3 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का क्वालिफायर और AAFC एशिया कप क्वालिफायर मुकाबले खेलने के लिए बुधवार को दोहा पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम को 10 दिन क्वारंटाइन अवधि को कतर में माफ़ कर दिया गया है। कतर फुटबॉल महासंघ के मुताबिक खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को RTPC परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने तक उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। यानी जब तक RTPC का आपको रिज़ल्ट ना मिल जाए कि आपके कोरोना के लक्षण कैसे हैं, उसके बाद ही आपको क्वारंटाइन से, यानी जहां आपको 10 दिन रखना था वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, कम हो गए। इसके पहले हम लोगों ने भी कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का जो इंग्लैंड दौरा है वहाँ पे भी भारतीय टीम को राहत दी जा रही है कि आपको भी ज़्यादा दिन क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। रिज़ल्ट आने जैसे ही आपके RTPC के रिज़ल्ट आते हैं आपको फिर से वहाँ मौका दे दिया जाएगा कि आप आगे भी कहीं पे भी प्रैक्टिस मैचेस खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु में होने वाली एथलेटिक्स आयोजन अब पंजाब के पटियाला में रखी गई है। बेंगलुरु में होने वाली एथलेटिक्स आयोजन की जो मीटिंग थी अब वो पंजाब के पटियाला में रखी गई। आप सभी को पता है कि एथलेटिक जो मीटिंग है वो क्यों ज़रूरी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक अभी लगा हुआ है। ज़्यादातर जितने भी हमारे यहाँ से एथलेटिक्स हैं उन सभी को तैयार करना होगा, उसके लिए प्रॉपर तरीके से देखना होगा कि हम लोग इस बार कितने मेडल वहाँ पे जुटा पाते हैं। और अभी हाल में जो न्यूज़ आप सभी को पता है कि जो हमारे रेसलर हैं सुशील कुमार जी, उनके ऊपर मर्डर केस चल रहा है। तो ये अलग अलग टाइप की न्यूज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, मुनाफा कमाने में विदेश की कंपनियों की सबसे पहली अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो है वो है एप्पल, सेकंड नंबर में माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड नंबर में सऊदी अरामको, नेक्स्ट है ICBC, फोर्थ नंबर है बर्कशायर हैथवे, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर JP मॉर्गन एंड नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट्स। ये फॉरेन विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व बनाया हुआ कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में इन्होंने अपना नाम काउंटडाउन हासिल किया है। और उस पर भी आप सभी को पता है एप्पल हमेशा से टॉप मोस्ट पे है। इंडिया की अगर बात करें तो एप्पल को जो टक्कर दे रहा है इंडिया की तरफ से, अगर मैं बात करूं कि इंडिया जो एप्पल के बराबर है, तो वहाँ पे हम रिलायंस को बोल सकते हैं कि जो रिलायंस कंपनी है वो अभी टॉप पे चल रही है। आगे अगर बात करें देश की वह कंपनियां जिन्होंने अपना बढ़िया मुनाफा कमाया, तो सबसे पहला रिलायंस है, दूसरा TCS है, थर्ड HDFC बैंक, इन्फोसिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आज की कुछ करंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने कवर किया। अपकमिंग पेपर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी हम आपको इसी तरह इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ जो करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो IBPS हो, इनके जो पेपर हैं, जो पैटर्न होंगे, उन सभी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करिए, मास्क ज़रूर यूज करिए और मास्क पहन के ही बाहर जाइए। धन्यवाद।